कॉमेट लेगेसी। 1953 में दे हविलंड कॉमेट विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से एक गंभीर तकनीकी खामी सामने आती है, मेटल फटीग यानी धातु की थकान। बोक फ्लाइट 781 के विक्टन में 43 लोगों की जान चली जाती है और जांच में पाया जाता है कि बार बार के प्रेशर साइकिल के कारण विमान के ढांचे में दरारें विकसित हुई थी। ये त्रासदी पहली बार ये उजागर करती है कि ऊंची ऊंचाई पर नियमित उड़ानों में केबिन प्रेशराइजेशन किस हद तक विमान की संरचना को प्रभावित करता है। इससे पहले किसी ने इसकी गंभीरता को इतने बड़े स्तर पर नहीं मापा था। बोइंग के इंजीनियर इस हादसे से सीधे सबक लेते हैं। वो न सिर्फ रिपोर्ट पढ़ते हैं बल्कि दुर्घटना स्थल पर जाकर व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण करते हैं। बोइंग 707 के डिजाइन में प्रेशराइज्ड फ्यूजलाज के स्ट्रक्चर को पूरी तरह से दोबारा परिभाषित किया जाता है ताकि कॉमेट इफेक्ट, एक अनदेखी पर अपदर्ज समस्या, फिर कभी दोहराई न जाए। ये एक दशक तक एविएशन इंजीनियरिंग में डर और सावधानी दोनों का प्रतीक बन जाता है। ये सीख 707 की मजबूती का आधार बनती है और अगली बीट की शुरुआत तय करती है बोइंग के पहले बड़े जेट के आगमन से। 707 टेक्स ऑफ। 1958 में बोइंग 707 वाणिज्यिक सेवा में प्रवेश करता है और तुरंत ही लंबी दूरी की उड़ानों की परिभाषा बदल देता है। यह पहली बार था जब कोई अमेरिकी जेट एयरलाइनर आम नागरिकों के लिए अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का नया युग शुरू करता है, तेज, ऊंचा और अधिक यात्री क्षमता के साथ। इसकी रेंज और स्पीड जो 600 मील प्रति घंटा तक पहुंचती है, एयरलाइनों को अटलांटिक पार उड़ानों को दैनिक बना देती है। 707 की विश्वसनीयता और सटीकता ने बोइंग को वैश्विक वर्चस्व की ओर अग्रसर कर दिया। लेकिन 3 जून 1962 को एयर फ्रांस फ्लाइट 007 पेरिस के पास दुर्घटनाग्रस्त होती है, जिसमें 130 लोगों की मौत होती है। हादसे का कारण एक जटिल मिश्रण था, रनवे कंफ्यूजन, क्रू के बीच गलतफहमी और ओवरलोडेड लगेज। यह पहला बड़ा मौका था जब बोइंग 707 की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाए गए। पायलटों ने टेक ऑफ के लिए गलत रनवे का अनुमान लगाया था। बावजूद इसके, यह हादसा 707 की व्यावसायिक सफलता को नहीं रोकता। वो जेट युग का चेहरा बन चुका होता है और अगली त्रासदी तक उसकी प्रतिष्ठा कायम रहती है। 747 पैन एम 1736। 27 मार्च 1977 को स्पेन के टेनेरिफ एयरपोर्ट पर हुआ रनवे टकराव आज भी दुनिया की सबसे भीषण विमान दुर्घटना के रूप में दर्ज है। KLM फ्लाइट 4805 और पैन एम फ्लाइट 1736, दोनों बोइंग 737 विमानों की एक ही रनवे पर टक्कर से 583 लोगों की जान जाती है। यह हादसा कई चूकों का परिणाम था। वायु संचार में गलतफहमी, अत्यधिक कोहरा और रनवे पर सीमित दृश्यता। विमान के आकार ने स्थिति को और गंभीर बना दिया, क्योंकि 747 की विशाल बनावट में पायलट्स को सामने मौजूद दूसरे विमान का अंदाजा तक नहीं हो पाया। KLM के कप्तान द्वारा जल्दी टेक ऑफ की अनुमति मान लेने से संकट की शुरुआत होती है, जबकि पैन एम का विमान उसी समय रनवे पर मौजूद होता है। नियंत्रक के निर्देश अस्पष्ट रहते हैं और धुंध के कारण रनवे संकेतक भी साफ दिखाई नहीं देते। रनवे पर इतनी मोटी धुंध थी कि टावर से कोई विमान नहीं दिख रहा था। बोइंग 747 की ऊंचाई और चौड़ाई, जो आम तौर पर उसकी ताकत मानी जाती थी, यहां उसके सबसे बड़े जोखिम बन जाते हैं। इस ऐतिहासिक हादसे के बाद वायुसेना संचार प्रक्रियाओं में बड़े बदलाव लाए जाते हैं और रनवे संचालन मानकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपडेट किया जाता है। अगले बीट में हम देखेंगे कि किस तरह बोइंग 737 अपने शुरुआती दौर में आकार लेता है। 737 ओरिजिन्स। 1967 में बोइंग अपने नए सिंगलाइजल विमान 707 को लॉन्च करता है, जिसे विशेष रूप से कम दूरी की उड़ानों और उच्च आवृत्ति वाले रूट्स के लिए डिजाइन किया गया था। शुरुआती मॉडलों में 737 से 100 और 737 से 200 शामिल होते हैं, जो छोटे हवाई अड्डों और अधिक संख्या में उड़ानों को आसान बनाने के उद्देश्य से बनाए जाते हैं। इसकी निचली ऊंचाई, तेज लोडिंग प्रक्रिया
और कम परिचालन लागत इसे एयरलाइनों के लिए एक आदर्श विकल्प बनाते हैं। 1980 के दशक तक 737 दुनिया की सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली जेट सीरीज बन जाती है। प्रत्येक दिन हजारों उड़ानें केवल इसी मॉडल पर आधारित होती है। लेकिन जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ती है, 737 का मूल डिजाइन पुराना पड़ने लगता है। आधुनिक एवियोनिक्स, ईंधन दक्षता और बड़े इंजन जैसे पहलुओं के सामने 737 की बनावट सीमित दिखने लगती है। इस विमान को मूल रूप से इतने बड़े इंजनों के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। इसके बावजूद इसकी लोकप्रियता बोइंग को इसी फ्रेम को अपग्रेड करते रहने के लिए मजबूर करती है और यह सिलसिला आगे चलकर मैक्स वर्जन तक जाता है, जहां अगली बड़ी चुनौती उसका इंतजार कर रही होती है। पीएसए फ्लाइट 182 25 सितंबर 1978 की सुबह सैन डिएगो के ऊपर हवा में पीएसए फ्लाइट 182 एक बोइंग 737 एक छोटे निजी विमान सेस्ना 172 से टकरा जाता है। टक्कर के कुछ ही सेकंड बाद दोनों विमान जमीन पर गिरते हैं और कुल 144 लोगों की जान जाती है, 137 विमान में और 7 नीचे जमीन पर। दुर्घटना शहर के रिहायशी इलाकों में होती है, जिससे कई घर पूरी तरह जलकर खाक हो जाते हैं। हादसे की जड़ में है वायु यातायात नियंत्रण और दोनों पायलटों के बीच हुई खतरनाक स्तर की गलतफहमी। रडार पर सेस्ना की स्थिति साफ नहीं दिखाई दे रही थी और पीएसए के पायलटों को लगता है कि उन्होंने छोटे विमान को पार कर लिया है, जबकि असल में वो सीधा टक्कर की दिशा में उड़ रहे होते हैं। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में हादसे से कुछ ही क्षण पहले तक पायलट मजाक करते हुए सुने जाते हैं। इस हादसे के बाद अमेरिका में वायु यातायात नियंत्रण के नियमों में बड़े बदलाव किए जाते हैं, खासतौर पर क्लास बी एयरस्पेस के लिए, जहां छोटे और बड़े विमान एक ही हवाई क्षेत्र में उड़ान भरते हैं। पीएसए 182 की तबाही एक बड़ा संकेत बनती है कि हवाई क्षेत्र में नियमों का अपग्रेड अब अपरिहार्य है और इससे 737 की सुरक्षा इतिहास पर एक स्थायी सवाल खड़ा होता है। अगला संकट उस सीरीज से जुड़ा है जिसे बोइंग दशकों बाद फिर से सबसे बड़ी उम्मीद की तरह लॉन्च करता है। 737 मैक्स, A310 ईरान एयर 655। 3 जुलाई 1988 को ईरान एयर की फ्लाइट 655 एयरबस 310, जिसे बोइंग ने मैकडॉनल्ड डगलस के अधिग्रहण के बाद अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया, यूएसएस विंसेंस द्वारा मिसाइल हमले में मार गिराई जाती है। यह हमला फारस की खाड़ी के ऊपर होता है, जहां अमेरिकी युद्धपोत विंसेंस गलती से इस नागरिक विमान को ईरानी F-14 फाइटर समझ लेता है। विमान में सवार सभी 290 लोग मारे जाते हैं, जिनमें 66 बच्चे भी शामिल होते हैं। यह दुर्घटना बोइंग से जुड़े विमानों के इतिहास में चौथी सबसे घातक घटना बन जाती है। अमेरिका सरकार की ओर से इस घटना को गलत पहचान बताया जाता है और बाद में ईरान को 61.8 मिलियन डॉलर मुआवजे के रूप में दिए जाते हैं। हालांकि अमेरिका ने कभी औपचारिक रूप से इसके लिए माफी नहीं मांगी। दुर्घटना के समय विमान अपनी निर्धारित वाणिज्यिक उड़ान पर था और इंटरनेशनल एयर कॉरिडोर में ही उड़ रहा था। इस हादसे के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुद्री और वायुसेना संचालन नियमों की समीक्षा की जाती है, ताकि भविष्य में सैन्य और नागरिक विमानों के बीच ऐसी घातक गलतफहमियों को रोका जा सके। अब बोइंग का फोकस अगली पीढ़ी के विमानों की ओर बढ़ता है, जहां तकनीक, व्यावसायिक दबाव और सुरक्षा एक नई टकराहट की ओर बढ़ रहे होते हैं। चाइना एयरलाइंस 611 25 मई 2002 को चीन के ताइपे से हांगकांग जा रही चाइना एयरलाइंस फ्लाइट 611 अब बोइंग 700-200 उड़ान के केवल 20 बाद हवा में टूटकर बिखर जाती है। विमान दक्षिण चीन सागर के ऊपर लगभग 35,000 फीट की ऊंचाई पर था, जब वो अचानक हवा में ही विघटित हो जाता है। इस हादसे में सवार सभी 225 लोग मारे जाते हैं। जांच में सामने आता है कि विमान की पिछली संरचना, विशेषकर टेल सेक्शन को 1980 में हुए एक टेल स्ट्राइक के बाद ठीक से मरम्मत नहीं किया गया था। मरम्मत में डॉगलैब की जगह लापरवाही से लगाए गए पैच और सीम वेल्डिंग में तकनीकी त्रुटि के कारण 22 वर्षों तक धातु की थकावट, मेटल फटीग धीरे धीरे बढ़ती रही।
इस थकावट को किसी मेंटेनेंस शेड्यूल में कभी भी गंभीरता से नहीं लिया गया। परिणाम स्वरूप ऊंचाई और दबाव में मामूली बढ़त पर ही विमान का ढांचा चरमराकर बिखर जाता है। सिर्फ 25 सेकंड में पूरी संरचना अलग अलग टुकड़ों में गिरती है। यह हादसा एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस की मॉडर्न हिस्ट्री को झकझोरता है और लंबी अवधि की थकावट जांच को विमानन सुरक्षा प्रोटोकॉल का अहम हिस्सा बना देता है। इसके कुछ साल बाद बोइंग नए डिजाइन और सॉफ्टवेयर से लैस 737 मैक्स के साथ बाजार में वापस आता है, जहां एक नया विवाद इंतजार कर रहा होता है। TWA फ्लाइट 800 17 जुलाई 1996 को न्यूयॉर्क के JFK एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइंस फ्लाइट 800 एक बोइंग 737 अचानक हवा में फट जाता है। विमान अटलांटिक की ओर बढ़ रहा होता है जब केंद्रीय फ्यूल टैंक में एक इलेक्ट्रिकल स्पार्क विस्फोट का कारण बनता है। इस हादसे में सवार सभी 230 लोग मारे जाते हैं। राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड NTSB की जांच स्पष्ट रूप से निष्कर्ष देती है कि फ्यूल टैंक के अंदर बने अत्यधिक गर्म वायरिंग सिस्टम ने ज्वलनशील वाष्पों को सुलगाया। इस त्रासदी के परिणाम स्वरूप पूरी विमानन इंडस्ट्री में ईंधन टैंक डिजाइन को फिर से परिभाषित किया जाता है। नई सुरक्षा आवश्यकताओं में इंसुलेटेड वायरिंग, इनर्ट गैस सिस्टम और रेट्रोफिट मॉडिफिकेशन शामिल होते हैं। फिर भी कई वर्षों तक यह हादसा षड्यंत्र सिद्धांतों का केंद्र बना रहता है, जिसमें मिसाइल हमले और कवरअप की अटकलें लगाई जाती हैं। लेकिन आधिकारिक रिकॉर्ड और डेटा के अनुसार यह एक तकनीकी विफलता थी जिसे डिजाइन के स्तर पर सुधारा गया। इस घटना के बाद बोइंग को भारी दबाव में ईंधन सुरक्षा और सेंसिंग टेक्नोलॉजी में निवेश करना पड़ता है। इन बदलावों की पृष्ठभूमि में 737 मैक्स प्रोजेक्ट अगले दशक में तैयार होता है, जिसकी अपनी चुनौतियां सामने आने वाली होती हैं। अलास्का एयरलाइंस 261 31 जनवरी 2000 को अलास्का एयरलाइंस की फ्लाइट 261 एक मैकडॉनल्ड डगलस धमदी 83 कैलिफोर्निया तट के पास प्रशांत महासागर में सीधा गोता लगाकर गिरती है। विमान के स्टेबलाइजर कंट्रोल में इस्तेमाल होने वाला जैक स्क्रू अचानक फेल हो जाता है, जिससे प्लेन अपनी पिच खो देता है और अंततः अनियंत्रित होकर समुद्र में गिर जाता है। हादसे में सभी 88 यात्रियों और क्रू मेंबर्स की मौत हो जाती है। NTSB की जांच से पता चलता है कि यह मैकेनिकल फेल्योर लंबे समय से हो रहे मेंटेनेंस शॉर्टकट्स का नतीजा था। जांच में यह भी सामने आता है कि एयरलाइन ने पिछले निरीक्षणों में अनुशंसित ग्रीसिंग इंटरवल्स को नजरअंदाज किया और खराबी के शुरुआती संकेतों को रिकॉर्ड करने में चूक की। पायलट्स अंतिम क्षणों में विमान को उल्टा उड़ाते हुए नियंत्रण पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन विफल रहते हैं। इस दुर्घटना के बाद FAA को मेंटेनेंस स्टैंडर्ड्स में व्यापक संशोधन लागू करने पड़ते हैं, खासकर जैक स्क्रू असेंबली के संबंध में। यह हादसा दिखाता है कि नियमित रखरखाव में की गई छोटी लापरवाहियां भी भारी मानवीय नुकसान का कारण बन सकती है। तकनीकी गड़बड़ियों की यही श्रृंखला बाद में 737 मैक्स डिजाइन की गहराई से समीक्षा की जरूरत को जन्म देती है। एयर इंडिया एक्सप्रेस आचार 22 मई 2010 को एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812 एक बोइंग 737 से 800 दुबई से मंगलुरु पहुंचती है, लेकिन रनवे से आगे निकलकर घाटी में गिर जाती है। इस दुर्घटना में 158 लोगों की जान जाती है, जबकि केवल 8 यात्री जीवित बचते हैं। मंगलुरु एयरपोर्ट का रनवे टेबल टॉप कहलाता है, यानी दोनों सिरों पर गहरी खाई होती है, जिससे ब्रेकिंग जोन की कोई गुंजाइश नहीं होती। जांच से पता चलता है कि लैंडिंग से पहले कप्तान सो रहे थे और उतरते समय निर्णय लेने की क्षमता पर इसका असर पड़ा। ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डिंग के अनुसार लैंडिंग के दौरान कई चेतावनी संकेत जैसे टेरन अहेड और गो अराउंड को नजरअंदाज किया गया। कोपायलट ने 2 बार मिस्ड अप्रोच की सलाह दी, लेकिन कप्तान ने लैंडिंग जारी रखी, जिससे विमान रनवे के पार चला गया और दुर्घटना घटी। ये लापरवाही एक तकनीकी नहीं बल्कि मानवीय चूक के रूप में दर्ज होती है। इस हादसे के बाद भारत में टेबल टॉप रनवे की सुरक्षा पर नए सिरे से मूल्यांकन शुरू होता है और पायलट फटीग प्रबंधन को लेकर नियम कड़े किए जाते हैं। अगली त्रासदी में एक ही तरह का डिजाइन
लेकिन बिल्कुल अलग वजह सामने आती है। 737 मैक्स की ऑटोमेशन विफलता। एथियोपियन 302। 10 मार्च 2019 को इथियोपियन एयरलाइंस फ्लाइट 302 एक बोइंग 737 मैक्स 8 अदीस अबाबा से उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद क्रैश हो जाती है। विमान में सवार सभी 157 लोग मारे जाते हैं, जिनमें 35 देशों के नागरिक शामिल होते हैं। ये हादसा इंडोनेशिया में अक्टूबर 2018 को हुए लायन एयर क्रैश के ठीक 5 महीने बाद होता है और दोनों में एक ही मॉडल और तकनीकी खामी पाई जाती है। जांच में सामने आता है कि उड़ान नियंत्रण प्रणाली का MCAS सॉफ्टवेयर बार बार नाक को नीचे झुकाता है, जिससे पायलट नियंत्रण खो बैठते हैं। कॉकपिट रिकॉर्डिंग में आखिरी शब्द पिचअप दर्ज होते हैं, जिसका मतलब है कि पायलट बार बार विमान को ऊपर खींचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन MCAS सेंसर से गलत डेटा मिलने के कारण सिस्टम ऑटोमेटिकली विमान को नीचे झुका देता है और मैनुअल हस्तक्षेप नाकाफी साबित होता है। FAA और कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की आलोचना होती है कि उन्होंने सॉफ्टवेयर की स्वतंत्र समीक्षा नहीं कराई। इस दूसरी घातक दुर्घटना के बाद 737 मैक्स को दुनिया भर में ग्राउंड कर दिया जाता है, जिससे बोइंग की विश्वसनीयता और वाणिज्यिक प्रतिष्ठा को गहरा झटका लगता है। इसके साथ ही अगला मोड़ आता है बोइंग के भीतर से उठे सवालों और जवाबदेही की बढ़ती मांग के रूप में। लायन एयर 610 29 अक्टूबर 2018 को जकार्ता से उड़ान भरने के 13 मिनट के भीतर लायन एयर फ्लाइट 610 एक बोइंग 737 मैक्स 8 जावा सागर में गिर जाती है। सभी 189 यात्रियों और क्रू सदस्यों की मौत होती है, जिससे ये मॉडल की पहली घातक दुर्घटना बनती है। जांचकर्ताओं को ब्लैक बॉक्स से पता चलता है कि MCAS मैन्यूवरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑगमेंटेशन सिस्टम नाम का एक ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर पायलट की जानकारी के बिना बार बार विमान की नाक नीचे झुका रहा था। कुल 26 बार यह सिस्टम एक्टिव होता है, क्योंकि सेंसर से बार बार गलत नाकों पर डेटा भेजा जा रहा था। पायलट लगातार नियंत्रण पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैनुअल इनपुट हर बार MCAS द्वारा ओवरराइड कर दिया जाता है। पूर्व उड़ानों में भी ऐसी गड़बड़ी दर्ज की जा चुकी थी, लेकिन उसे गंभीरता से नहीं लिया गया। इस दुर्घटना के बाद ही MCAS सिस्टम पर वैश्विक निगरानी शुरू होती है और इसके डिजाइन व प्रशिक्षण प्रक्रियाओं को लेकर सवाल उठते हैं। लेकिन अगले 5 महीने में जब दूसरा मैक्स हादसा होता है, तब दुनिया भर में मैक्स मॉडल को ग्राउंड किया जाता है और बोइंग पर वैश्विक जांच शुरू होती है। मैक्स ग्राउंडेड। मार्च 2019 में जब 2 घातक दुर्घटनाएं लायन एयर 610 और इथियोपियन एयरलाइंस 302 के पीछे एक ही तकनीकी दोष सामने आता है, तो वैश्विक विमानन एजेंसियां बोइंग 737 मैक्स को सेवा से हटाने का निर्णय लेती हैं। देखते ही देखते 300 से अधिक 737 मैक्स विमानों को दुनिया भर में ग्राउंड कर दिया जाता है। ये निर्णय न सिर्फ यात्रियों की सुरक्षा के लिए जरूरी था, बल्कि बोइंग की विश्वसनीयता को लेकर उठे सवालों का सीधा जवाब भी था। FAA फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन पर इस मॉडल को जल्दबाजी में सर्टिफाई करने के आरोप लगते हैं, जिससे उसकी भूमिका और प्रक्रियाओं की पारदर्शिता पर गंभीर जांच शुरू होती है। इस संकट की वजह से बोइंग को अब तक का सबसे बड़ा वित्तीय झटका लगता है। कंपनी को $20 अरब से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ता है। सार्वजनिक और राजनीतिक दबाव के बीच बोइंग के CEO डेनिस म्यूलेनबर्ग को दिसंबर 2019 में हटा दिया जाता है। उनकी जगह डेविड कैलहोन को कंपनी की छवि सुधारने की जिम्मेदारी दी जाती है। यह सब इसलिए होता है क्योंकि सॉफ्टवेयर सेंसर की एक खामी को ठीक से पहचाने बिना मॉडल को बाजार में लाया गया था। इसके बाद शुरू होती है एक लंबी तकनीकी और कानूनी प्रक्रिया, जो 737 मैक्स की सुरक्षित वापसी को तय करती है। बोइंग विसल ब्लोअर्स। 2020 से 2024 के बीच बोइंग के अंदर काम कर रहे कई कर्मचारियों ने कंपनी की उत्पादन गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल उठाए। इनसाइडर्स ने 787 ड्रीमलाइनर और 737 मैक्स के निर्माण स्थलों पर घटिया क्वालिटी कंट्रोल, अधूरी जांच प्रक्रियाएं
और सुरक्षा चेतावनियों की अनदेखी के सबूत पेश किए। जॉन बार्नेट, जो पहले बोइंग में गुणवत्ता नियंत्रण के वरिष्ठ प्रबंधक थे, ऐसे ही मुद्दों को सार्वजनिक रूप से उठाने वालों में प्रमुख नाम बनते हैं। मार्च 2024 में एक कानूनी गवाही के दौरान उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है, जिसे आत्महत्या बताया जाता है। जांच के दौरान बार्नेट ने कहा था कि वो बोइंग की लापरवाही से यात्रियों की जान खतरे में पड़ने को लेकर चिंतित हैं। इन आरोपों और घटनाओं के चलते FAA, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, को कई पुराने मामलों को फिर से खोलना पड़ता है। साथ ही कांग्रेस में सुनवाई शुरू होती है कि क्यों कर्मचारियों की चेतावनियों को कंपनी नेतृत्व द्वारा लगातार नजरअंदाज किया गया। यह घटनाक्रम बोइंग की पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर सार्वजनिक अविश्वास को और गहरा करता है। अगले अध्याय में ये खुलासे किस तरह बोइंग की गवर्नेंस और रीसर्टिफिकेशन प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, यही जांच का केंद्र बनते हैं। डोर प्लग ड्रामा। 5 जनवरी 2024 को अलास्का एयरलाइंस की एक 737 मैक्स 9 उड़ान के दौरान अचानक उसका डोर प्लग हवा में उड़ जाता है, जिससे विमान के ढांचे में एक बड़ा छेद बनता है। ये घटना टेक के कुछ ही मिनटों बाद होती है, जब विमान 16,000 फीट की ऊंचाई पर था। गनीमत यह रही कि कोई यात्री उस समय उस सीट पर नहीं बैठा था जहां दरवाजा गिरा, और पायलट विमान को सुरक्षित रूप से वापस पोर्टलैंड हवाई अड्डे पर उतारने में सफल रहते हैं। FAA की शुरुआती जांच में खुलासा होता है कि विमान के दरवाजे को सही से कसने के लिए जरूरी बोल्ट गायब थे। इस चूक को उत्पादन स्तर पर हुआ एक गंभीर गुणवत्ता नियंत्रण फेलियर माना जाता है, जिससे यात्रियों की सुरक्षा को सीधा खतरा था। परिणाम स्वरूप FAA पूरे अमेरिका में उड़ान भर रहे 737 मैक्स 9 के 171 विमानों को अस्थायी रूप से ग्राउंड कर देता है। यह पहली बार नहीं है जब मैक्स सीरीज की इंजीनियरिंग को लेकर बड़े सवाल उठते हैं। यह घटना बोइंग की सुरक्षा संस्कृति को फिर से कटघरे में खड़ा करती है। वहीं दूसरी ओर सार्वजनिक भरोसा और वैश्विक रेगुलेटरी दबाव अब कंपनी के अगले कदम को तय करने लगते हैं। 787 बैटरी फायर्स। साल 2013 की शुरुआत में बोइंग के नए 787 ड्रीम लाइनर में 2 अलग अलग उड़ानों के दौरान लिथियम आयन बैटरी में आग लग जाती है। पहली घटना जापान एयरलाइंस के विमान में होती है, जो बोस्टन में पार्क होने के दौरान बैटरी फेल्योर के कारण धुएं से भर जाता है। दूसरी घटना एना की घरेलू उड़ान में होती है, जहां पायलट को आपात लैंडिंग करनी पड़ती है क्योंकि कॉकपिट में धुआं भरने लगता है। दोनों मामलों में किसी की मौत नहीं होती, लेकिन जोखिम इतना गंभीर होता है कि FAA पूरे 787 बेड़े को 3 महीने के लिए ग्राउंड कर देता है। यह पहली बार था जब कार्बन कॉम्पोजिट तकनीक से बने किसी बड़े पैमाने के वाणिज्यिक विमान में इतनी जल्दी गंभीर सुरक्षा समस्या सामने आई। जांच से पता चलता है कि बैटरी डिजाइन में थर्मल रनवे का खतरा था, जिससे आग फैल सकती थी। बोइंग को मजबूरन बैटरी हाउसिंग को फिर से डिजाइन करना पड़ता है। अब इसमें स्टील की फायर प्रूफ केसिंग और बेहतर वेंटिंग सिस्टम जोड़े जाते हैं। बोइंग के शेयर इस पूरे विवाद के दौरान लगभग 10% गिर जाते हैं। इस विफलता के बाद कंपनी की नवीनतम तकनीकों को लेकर वैश्विक रेगुलेटर्स अधिक सतर्कता दिखाने लगते हैं, जिससे अगली पीढ़ी के विमानों पर भरोसा कमजोर पड़ता है। UPS फ्लाइट 6। 3 सितंबर 2010 को दुबई से उड़ान भरने वाला एक बोइंग 747 से 400 मालवाहक विमान UPS फ्लाइट 6 टेक ऑफ के कुछ मिनट बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। विमान के कार्गो होल्ड में लिथियम आयन बैटरियों में आग लगती है, जिससे पूरे कॉकपिट में घना धुआं भर जाता है। दोनों पायलट दृश्यता खो देते हैं और नियंत्रण बनाए रखने में असमर्थ रहते हैं। विमान रडार से संपर्क टूटने के कुछ ही समय बाद रेजिडेंशियल इलाके के पास क्रैश कर जाता है, जिससे दोनों क्रू सदस्यों की मौत हो जाती है। जांच में सामने आता है कि इन बैटरियों ने थर्मल रनवे प्रतिक्रिया शुरू की थी, जिससे आग तेजी से फैली और चेतावनी प्रणालियां भी विफल हो गई। FAA इस घटना के बाद तुरंत प्रतिक्रिया देता है और कुछ विशेष प्रकार की लिथियम बैटरियों के हवाई शिपमेंट पर प्रतिबंध लगा देता है। यह हादसा एयर कार्गो सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए मानकों के निर्माण की शुरुआत करता है।
बैटरियों की वजह से हुई ये पहली घातक दुर्घटना बोइंग को नए फायर डिटेक्शन और सेपरेशन सिस्टम्स की अनिवार्यता की ओर मजबूर कर देती है। कल फ्लाइट 007 1 सितंबर 1983 को कोरियन एयरलाइंस की फ्लाइट 007 एक बोइंग 700 सैज न्यूयॉर्क से सियोल की ओर जा रही होती है, लेकिन रास्ते में ये गलती से सोवियत संघ के प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। विमान निर्धारित मार्ग से 500 किलोमीटर उत्तर की ओर भटक जाता है और सखालिन द्वीप के पास सोवियत एयर डिफेंस द्वारा दुश्मन जासूसी विमान समझकर मार गिराया जाता है। हमले में विमान पर सवार सभी 269 लोग मारे जाते हैं, जिनमें अमेरिका के कांग्रेस सदस्य लैरी मैकडोनल्ड भी शामिल होते हैं। सोवियत संघ दावा करता है कि ये एक अमेरिकी जासूसी विमान था, जबकि अमेरिका इस आरोप को खारिज कर देता है और इसे नेविगेशनल त्रुटि बताता है। इस घटना से वैश्विक आक्रोश उत्पन्न होता है और अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन नागरिक विमानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जीपीएस सिस्टम को सार्वजनिक उपयोग के लिए डिक्लासिफाई कर देते हैं। यही निर्णय आगे चलकर आधुनिक एविएशन नेविगेशन की नींव बनता है। कोल्ड वॉर की तनातनी इस हादसे से और तेज होती है, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप विमानन सुरक्षा के मानक स्थायी रूप से बदल जाते हैं। बोइंग वर्सेस एयरबस 1990 के दशक के उत्तरार्ध से लेकर आज तक बोइंग और एयरबस के बीच प्रतिस्पर्धा लगातार तेज होती जाती है। एयरबस जब 320 न्यू पेश करता है, एक अधिक ईंधन कुशल और शांत इंजन वाला वर्जन, तो बोइंग तत्काल प्रतिक्रिया में 737 मैक्स लाइन विकसित करता है। लेकिन मैक्स को तेजी से बाजार में उतारने की होड़ में डिजाइन में कई महत्वपूर्ण समझौते किए जाते हैं। इनमें सबसे उल्लेखनीय है MCAS सॉफ्टवेयर का शामिल होना, जिसे बिना पर्याप्त पायलट प्रशिक्षण के इंस्टॉल किया गया। इस बदलाव के पीछे एक गहरी रणनीतिक शिफ्ट होती है। बोइंग धीरे धीरे एक इंजीनियर नेतृत्व वाली कंपनी से शेयर होल्डर नेतृत्व वाली संस्था में बदलती है। मुनाफा और स्टॉक वैल्यू को प्राथमिकता देने के कारण सुरक्षा संबंधी फैसलों में ढील बरती जाती है। कई पूर्व कर्मचारी इस संस्कृति परिवर्तन को सीधे तौर पर मैक्स हादसों से जोड़ते हैं। एयरबस अपनी प्रोडक्ट लाइन को लगातार तकनीकी और पर्यावरणीय मानकों के अनुसार अपडेट करता है, जिससे ये प्रतिस्पर्धा और भी जटिल हो जाती है। मैक्स विवादों और दुर्घटनाओं के बाद बोइंग की साख को भारी नुकसान होता है और नियामकों की निगरानी बढ़ जाती है। इस प्रतियोगिता के दबाव में लिए गए निर्णय अब लंबे समय तक विमानन उद्योग की नीतियों और डिजाइन प्राथमिकताओं को प्रभावित करते हैं। लेगेसी एंड लॉसूट्स 2024 तक आते आते बोइंग पर आपराधिक आरोप तय होते हैं और कंपनी को कई मुकदमों और भारी भरकम हर्जानों का सामना करना पड़ता है। 2018 और 2019 में हुए 737 मैक्स दुर्घटनाओं में 346 लोगों की मृत्यु के बाद पीड़ित परिवार कंपनी पर लापरवाही, धोखाधड़ी और जानबूझकर सुरक्षा को नजरअंदाज करने के आरोप लगाते हैं। अमेरिकी न्याय विभाग DOJ 2021 में $2.5 अरब का समझौता करता है, जिसमें से $1.77 अरब हर्जाना प्रभावित एयरलाइनों को और $500 मिलियन पीड़ित परिवारों को दिया जाता है। लेकिन पीड़ितों के परिजन इसे अधूरी न्याय प्रक्रिया करार देते हैं, क्योंकि बोइंग पर अपराधी के रूप में कोई ठोस कानूनी कार्रवाई नहीं होती। कंपनी की छवि अब स्थायी रूप से धूमिल हो चुकी है। एयरलाइनों और यात्रियों के बीच विश्वास बहाल करने के लिए बोइंग को न सिर्फ तकनीकी सुधार बल्कि सांस्कृतिक बदलाव लाना पड़ता है। कई विश्लेषक मानते हैं कि ये सिर्फ एक कॉरपोरेट संकट नहीं, बल्कि एयरक्राफ्ट डिजाइन और जिम्मेदारी की सोच में मूलभूत विफलता है। कोर्ट में चल रहे मुकदमे, प्रभावित परिवारों के बयानों और सार्वजनिक आलोचना के चलते कंपनी की ब्रांड वैल्यू और निवेशकों का भरोसा लगातार गिरता है। साल दर साल इन हादसों की कानूनी और नैतिक परछाई बोइंग के भविष्य को परिभाषित करती है और यही विरासत विमानन उद्योग के हर स्तर पर बदलाव की मांग खड़ी करती है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो रियलिटी शिफ्ट पर ऐसे और भी विश्लेषण जल्द आने वाले हैं। सब्सक्राइब करके आप हमें ऐसे कंटेंट बनाने के लिए सपोर्ट कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।